वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम विपुल अग्रवाल। कल मैंने आपको बोला था कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कौन सा टॉपिक है वो? मनी सप्लाई। तो चलो समझते हैं हम कि मनी सप्लाई होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की उसमें जाते हैं। तो मनी सप्लाई क्या है? इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। ये वो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, मतलब टोटल जितना पैसा पब्लिक के पास है। वॉल्यूम का मतलब टोटल रुपीज में, एक तरीके से बोलते, जैसे मैं बोलूं 2-2 हजार के 4 नोट है मेरे पास तो 8,000 रुपए बोलेंगे वॉल्यूम, ठीक है ना। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। यहाँ पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट की बात नहीं है, और ये जो करेंसी बनाती है सिर्फ पब्लिक की बात होती है। एट ए पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम का मतलब होता है किसी एक डेट पे, मतलब स्टॉक बेसिस पे। स्टॉक बेसिस मेरे हिसाब से आपने सबने समझ लिया होगा। नेशनल इनकम मतलब जब भी कभी हम किसी एक पर्टिकुलर डेट की बात करते हैं उसे बोलते हैं स्टॉक। जब एक साल की या एक मंथ के एक पीरियड की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं फ्लो। तो स्टॉक बेसिस पे होती है कैलकुलेशन ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी मतलब किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है ना। मतलब टोटल पैसा पब्लिक के हाथ में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे बोल दूं दिवाली वाले दिन इंडिया के अंदर जो है टोटल लोगों के पास 2,000 अरब रुपए थे, सपोज 2,000 अरब रुपए थे, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा मनी सप्लाई दिवाली वाले दिन का। समझ में आ गई बात आपको? तो इसे बोलते हैं हम क्या? मनी सप्लाई। लेकिन अब बात आती है, मनी ना बहुत सारी टर्म्स में डिफाइन होने लगी, क्योंकि पुराना टाइम था जब खाली एक रुपीज होता था, भाई करेंसी जो लोगों के हाथ में है वही मनी कहलाती है। पर आज के टाइम में मनी की डेफिनेशन बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, और अब तो धीरे धीरे बहुत चेंज होती जा रही है। अब तो पेटीएम भी मनी के अंदर आता जा रहा है, आ गया है बल्कि, ठीक है ना, ई मनी हो गया वो। तो ऐसे ऐसे अब तो बहुत ज्यादा चेंज होती जा रही है। तो अब समझते हैं हम इसे। M1, अच्छा ये सब छोड़ो, M1 M2 इन सब चीजों को छोड़ो, अभी आप ये मत समझो। अब इन्होंने मनी को इन 6 चीजों में डिफाइन करा है। इन्होंने बोला है कि मनी पहली करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, मतलब जो लोगों के हाथ में सिक्के हो या करेंसी के नोट्स हो, वो भी हमारी क्या होती है भाई? हमारी करेंसी है, हमारी मनी है। दूसरा इन्होंने बोला डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। 2 चीजें यहाँ पे, एक कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, दूसरे हमारा डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। कमर्शियल बैंक वो बैंक्स होते हैं जो हमारे साथ डील करते हैं, आम आदमी के साथ, सीधी सी लैंग्वेज में बोलूं तो। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, बाकी बचे हुए जितने भी बैंक है वो सारे कमर्शियल बैंक है। जैसे कौन कौन से? एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आपका केनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सारे हमारे कमर्शियल बैंक है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है हमारा? 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जब भी तुम मांगोगे, डिमांड करोगे तो वो आपको बैंक को चुकाना पड़ेगा। टाइम डिपॉजिट एक तरीके से जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही आपको पैसा मिलता है। समझ में आ गई बात? तो दूसरा बोला है इसमें डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। जो हमने डिमांड डिपॉजिट जमा कराया हुआ है, एक तरीके से मैं बोल दूं सेविंग बैंक में जो पैसा जमा कराया हुआ है सेविंग अकाउंट में कमर्शियल बैंक के पास, वो हमारा। तीसरा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये आरबीआई मैंने आपको पहले ही बताया वो हमारा कमर्शियल बैंक नहीं है। आरबीआई हमारा एक सेंट्रल बैंक है, तो उससे हम तो डील कर नहीं सकते। तो जितनी भी फॉरेन कंट्रीज होगी हमारी, या मैं बोल दूं वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, उनसे रिलेटेड जो डिपॉजिट पड़ा हुआ है आरबीआई के पास, वो भी हमारा क्या कहलाएगा? एक तरीके से मनी ही कहलाता है आपका, ठीक है ना। बात समझ में आ गई वाली बात? तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, कौन कौन सी चीजें? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, तीसरा आपका आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट, इन तीनों को जोड़ दें तो हमारी M1 कहलाती है। क्या? मनी 1, M1। बात समझ में आ गई? अब इसके अंदर सारी चीजें तो कैलकुलेट नहीं है। क्यों सारी चीजें नहीं है? अब इन्होंने बोला एक और तरह की मनी होती है। अच्छा, वो कौन सी? इन्होंने बोला सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, मतलब जो हम सेविंग बैंक में जमा कराते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जमा कराते हैं सेविंग डिपॉजिट, वो भी एक तरीके की मनी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, सर डिमांड डिपॉजिट हम कमर्शियल बैंक में जमा कराएं या पोस्ट ऑफिस में जमा कराएं, उसमें फर्क क्या होता है? तो फर्क ये होता है कि भाई पोस्ट ऑफिस कभी हमें चेक की फैसिलिटी नहीं देता है। समझ में आई बात मेरी? पोस्ट ऑफिस कभी हमें चेक की फैसिलिटी नहीं देता है, तो इसलिए इन दोनों को इन्होंने अलग अलग बोला है। आप लिख लेना कहीं पे कि चेक फैसिलिटी नहीं मिलती है इसमें, कहीं यही ब्रैकेट वगैरह में कहीं पे, ठीक है ना। तो ये हमारा इसने इन्होंने अलग कर दिया। तो अगर हम इन तीनों में इसे भी जोड़ दें तो हमारा वो क्या बन गया? M2 बन गया हमारा।
ओके, M1 में अगर मैं M4 पॉइंट को और जोड़ दूं तो हमारा क्या बन गया, वो M2 बन गया हमारा। अब और भी तरह के डिपॉजिट होते हैं हमारे, समझ लो कौन कौन से डिपॉजिट होता है। तो एक इन्होंने बोला, यहाँ पे हमने पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट, तो जब भी हम मांगेंगे डिमांड करेंगे तब मिलेगा वो वाला पैसा। अब एक टाइम डिपॉजिट भी तो होता है। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लिख लो सीधा सा, बिल्कुल फिक्स्ड डिपॉजिट, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही आपको वो मिलेगा, उसे बोलेंगे टाइम डिपॉजिट। ठीक है ना, बात क्लियर होगी। तो अगर हम M1 में, मैं वर्डिंग सुनना मेरी, मैं इसे नहीं इंक्लूड कर रहा, M2 में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा M1 में अगर मैं ये टाइम डिपॉजिट को और जोड़ दूं। अच्छा, एक और वर्ड, ये नेट का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब होता है इसमें से खर्चे वर्चे सारी चीजें लेस करके जो फिक्स अमाउंट होगी हमारी। ठीक है ना, तो इन तीनों में अगर मैं जो चौथी चीज और पांचवी आइटम और जोड़ देता हूं, कौन सी, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, तो हमारा क्या बन जाता है, M3 बन जाता है। गॉट इट। M1 में फिफ्थ आइटम और जोड़ दी तो M3 बन गया हमारा। और लास्ट इसने एक और मनी बोला है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो जितना भी हमने जमा करा है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, चाहे वो टाइम डिपॉजिट हो चाहे वो सेविंग डिपॉजिट हो, बट एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हटा देना। एक वो होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वहां पे उसे भूल जाना। अभी आप इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है NSC क्या होता है, बस आप समझ लो NSC को छोड़ के टोटल डिपॉजिट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर हम M3 में इसे भी जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, M4 बन जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर हम M3 में 6 पॉइंट को जोड़ देंगे तो M4। तो कौन सा पॉइंट नहीं आया M4 के अंदर, ये वाला पॉइंट नहीं आया आपका M4 के अंदर। कौन सा पॉइंट नहीं आया, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो फर्क तो पड़ा ही नहीं, बताओ क्यों, क्योंकि टोटल डिपॉजिट का मतलब सेविंग प्लस टाइम दोनों होता है, तो फोर्थ पॉइंट की तो वैसे जरूरत ही नहीं है, दो बार हो जाता ना फिर, तो इसलिए हमने फोर्थ पॉइंट को ऐड नहीं करा। कितना आसान था आपका ये इलस्ट्रेशन, 4 नंबर में आ जाता है, बताओ इतना आसान। वो यहाँ पे इन सब की फिगर्स दे देगा और बोलेगा M3 निकाल के बताओ कितनी है। तो शुरू के 3 तो याद ही हो गए होंगे मेरे साथ। M1 में एक नेट टाइम डिपॉजिट और ऐड कर देना विद बैंक, तो क्या बन जाएगा आपका, M3 बन जाएगा। ऐसे वो कोई सा भी पॉइंट बोल देगा, फटाफट कैलकुलेशन कर देना, आंसर आपके सामने होगा, 4 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। कुछ पूछना हो मैं इसको हल्का सा थोड़ा सा कल और रिपीट करा दूंगा, इसका एक क्वेश्चन करा के दिखा दूंगा मैं आपको, और आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।